देखो, प्रिपरेशन ऑफ एन ऑडिट रिपोर्ट, तो आप अपने लोग पढ़ क्या रहे थे? कंपनी ऑडिट पढ़ रहे थे, कंपनी लॉ पढ़ रहे थे। कंपनी लॉ में एक पार्ट पढ़ रहे थे कंपनी ऑडिट। तो ऑडिटर जब ऑडिट करता है तो वो एक रिपोर्ट बना कर देगा। तो ऑडिट रिपोर्ट क्या है? अगर सिंपल टर्म में बोले तो आपके फाइनेंशियल पोजीशन का क्या हालत है उसका एक अप्राइजल है। मतलब एज एन ऑडिटर हम आपको बता रहे हैं कि आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बने हैं वो एज पर अकाउंटिंग रूल है कि नहीं, एज पर रेलेवेंट लॉ है कि नहीं, आपका बैलेंस शीट पीएल जो है वो एज पर योर वो क्या बोलते हैं वाउचर्स, इनवॉइसेस, डॉक्यूमेंट्स उनके हिसाब से है कि नहीं। ठीक है, तो ऑडिटर अपना रिपोर्ट में क्या बताएगा? ही मस्ट एंश्योर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई विथ रेलेवेंट प्रोविजन, एक नंबर बात। किसका रेलेवेंट प्रोविजन? सर कंपनीज एक्ट का। रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, दो नंबर बात। इसके अलावा वो ये भी बताएगा कि आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रहा है कि नहीं। कोई नेगेटिव बात है कि आपके अकाउंट्स में ऐसा जो कंपनी को इम्पैक्ट कर सकता है। तो ये चार बातों को हम अपने रिपोर्ट में मेंशन करेंगे। हम इस बात का एश्योरेंस दे रहे हैं कि आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिलायबल है कि नहीं। लेकिन ये एश्योरेंस जो है ना एक डिग्री तक किया, मतलब ये टाइप का ओपिनियन है। हम 100% श्योरिटी नहीं दे रहे, हम गारंटी नहीं दे रहे एज ऑडिटर। ठीक बात। तो हम एक डिग्री ऑफ एश्योरेंस दे रहे हैं, कंप्लीट एश्योरेंस नहीं दे रहे हैं। बेटा जी हम कैसे बोलते हैं सब कुछ सचमुच ही 100% सही है? ये कोई नहीं बोल सकता दुनिया में। जी सर। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट बात, अगर ऑडिटर ये फील कर रहा है कि नहीं सब कुछ तो ट्रू एंड फेयर नहीं है, कुछ तो सही नहीं है, उस बात को उसको अलग से एडवर्स ओपिनियन बोल के रिकॉर्ड करना पड़ेगा अपने रिपोर्ट में। जो जो बातें उसको लग रही है कि ट्रू एंड फेयर नहीं है। देखो, या तो हम श्योर है कि ट्रू एंड फेयर नहीं है, या मेरे को लग रहा है फील इट कि ट्रू एंड फेयर नहीं है। ये दोनों ही बातें हमको अपने रिपोर्ट में मेंशन कर देना चाहिए। इसके अलावा क्या बोला? When you find that it dissatisfied with the information provided। देखो बेटा जी हम बोल रहे हैं हमको कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, बट मेरे सामने ऐसा कोई एविडेंस भी नहीं आ रहा है और हमको लग रहा है मैनेजमेंट हमको सब कुछ इंफॉर्मेशन नहीं बताए, कुछ तो छुपा रहा है। तो हम ये बोलेंगे हम अपना प्रॉपर ओपिनियन तो एक्सप्रेस नहीं कर सकते। देखो बेटा हम यहाँ पे ये भी नहीं बोल सकते कि सब कुछ ट्रू एंड फेयर, हम ये भी तो नहीं बोल सकता कि ट्रू एंड फेयर नहीं है, क्योंकि मेरे को तो जानकारी भी मिला नहीं है कि जिसमें हम बोल सके श्योर हो के। मैनेजमेंट हमको जानकारी नहीं दे रहे, छुपा रहे। तो इस बात का हम डिस्क्लेमर दे देंगे अपनी रिपोर्ट में कि भैया हमको पूरा डॉक्यूमेंट नहीं मिला था, इसलिए हम कुछ एश्योरेंस नहीं दे सकते। ठीक बात। जी सर। हम मेक एन इंक्वायरीज, वन ऑफ द ऑडिटर्स इंपॉर्टेंट ड्यूटी क्या है मेरा? हम इंक्वायरी करेंगे। क्या चीज का? आपके लोन्स एंड एडवांसेस का, वेदर वो सिक्योर्ड है कि नहीं, आपके पर्सनल एक्सपेंसेस कहीं बिजनेस में रिकॉर्ड तो नहीं हुए ना, आपके डिपॉजिट वगैरह में जो अमाउंट दिख रहा है वो एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट है, तो आप रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किए हो, तो इन बातों का हम इंक्वायरी करेंगे। ये पैराग्राफ कुछ नहीं फालतू का ज्ञान। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। अगर ब्रांच ऑडिट अलग हुआ है और हम आपके हेड ऑफिस का ऑडिटर है, मेन ऑडिटर, हम एचओ ऑडिटर है या मेन ऑडिटर है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर, और आपके ब्रांच कोई और लोग ऑडिट किए, तो हम उनको भी असिस्टेंस देंगे और उनसे भी असिस्टेंस लेंगे। ऑब्वियस बात है हमको उनके रिपोर्ट पे बिलीव करना पड़ेगा, हम खुद से दोबारा सब कुछ बैठ के चेक नहीं कर सकते। लेकिन उनको भी तो कहिए कैसा इंफॉर्मेशन होगा जो हेड ऑफिस से चाहिए होगा। वो तो खाली ब्रांच का ऑडिट कर रहे हैं ना बेटा, तो उससे कनेक्टेड कुछ भी एचओ में हुआ है, इस बात का प्रूफ तो उनको भी चाहिए।
तो हम उन लोगों को असिस्ट करेंगे इस मामले में। उनको कोई भी इंफॉर्मेशन अगर चाहिए ब्रांच ऑडिट से रिलेटेड जो मेरे पास है, हम उनको देंगे और उनके दिए हुए रिपोर्ट को अपने रिपोर्ट में इनकॉर्पोरेट करेंगे। मतलब उनका फाइनल रिपोर्ट जो भी आएगा अलग अलग ब्रांचेस का, और जब हम हेड ऑफिस का रिपोर्ट बना रहे होंगे उसमें उसको इनकॉर्प कर लेंगे, मतलब मिला लेंगे। ठीक है। हाँ, लेकिन अब एक बात है, अच्छा वो ज्वाइंट ऑडिटर में आएगा, यहाँ छोड़ दो। कंप्लाई विथ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। देखो दो स्टैंडर्ड्स है जो एक एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट या एज ए ऑडिटर हमको देखना पड़ता है। एक तो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो अकाउंट्स में, और एक है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। इसको हम लोग इसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं और उसको स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग यानी ऐसे बोलते हैं। तो मेरे को एज अ ऑडिटर ये तो देखना ही है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो हुआ है कि नहीं। लेकिन जब हम ऑडिट कर रहा होगा ना, तो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में जो लिखा हुआ हम उसके हिसाब से ऑडिट करेंगे। तो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स आर इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विथ नेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर अथॉरिटी। ये एक डिपार्टमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसके कंसल्टेंसी की मदद से ऑडिटिंग का स्टैंडर्ड्स बनाया है कुछ, कि क्या चीज देखते वक्त हमको क्या रूल फॉलो करना चाहिए। दी स्टैंडर्ड्स एड द ऑडिटर इन परफॉर्मिंग हिज ऑडिट। ये हमको हेल्प करता है मेरे ड्यूटी को परफॉर्म करने में, ताकि हम एक्यूरेटली अपना काम कर पाए। तो एज एन ऑडिटर मेरा भी ड्यूटी बनता है कि हम इन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को प्रॉपरली परफॉर्म करते हुए अपना काम करें। ठीक बात। ये वाला टॉपिक बहुत काम का, रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड। तो बोला जनरली इन कोर्स ऑफ परफॉर्मिंग ई ड्यूटी द ऑडिटर में सर्टेन सस्पिशियन विथ रिगार्डिंग टू फ्रॉड इन प्लेस विद इन द कंपनी। जब हम ऑडिट कर रहे, कई बार होगा हमको कोई ऐसा डेटा मिलेगा या ऐसा बात मिलेगा जो फ्रॉडफुल है ना। हाँ सर। तो when he find himself to be in such situation, he will have to report the matter to central government। लेकिन आपको यहाँ बता दिया था कितने रुपए तक में डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट में चले जाएंगे। अब 1 करोड़ के ऊपर, हाँ सर। और अगर 1 करोड़ के नीचे तो पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बताएंगे, उनको एक्शन लेने देंगे। अगर वो लोग नहीं ले रहे थे ना, आई विल गो टू सेंट्रल गवर्नमेंट। एडेयर टू द कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट। देखो भैया, सारे रूल कंपनी के लिए लिखे हुए, वो तो हम चेक कर रहे हैं ना, कुछ तो मेरे लिए भी रूल होगा। हम अपना काम एथिकली करें, हम अपना काम प्रोफेशनलिज्म के थ्रू करें एकदम। तो मेरे ऊपर भी कुछ कोड है। कोड माने रूल्स, एक तरीके से गाइडलाइन या रूल। तो कोड ऑफ एथिक्स है एंड कोड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट है। तो वो जो बने हुए हैं ना, हम उनको भी प्रॉपर्ली फॉलो करें। और अगर बाद में पकड़ा गया कि हम उनको प्रॉपर्ली फॉलो नहीं कर रहा था, तो मेरे ऊपर फाइन पेनल्टी लग सकती है। कौन लगाएगा? हम जिस इंस्टीट्यूट को बिलोंग करते हैं। आप बिलोंग करते हो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, हम बिलोंग करते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, कोई बिलोंग करेगा इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तो भैया जी, जिस इंस्टीट्यूट को आप बिलोंग करते हो उसके द्वारा बनाए गए कुछ कोड्स हैं एथिकल काम करने के लिए। एथिकल का, एथिक्स का मतलब क्या होता है बेटा? मोरली करेक्ट। और प्रोफेशनलिज्म का मतलब क्या होता है? काम और पर्सनल लाइफ या अपने पर्सनल इंटरेस्ट को मिक्स नहीं करना। प्रोफेशनल स्केप्टिज्म अपनाने को मतलब होता है हम प्रोफेशनल लाइफ और वर्किंग लाइफ को मिक्स नहीं कर रहे, हम अपना बेनिफिट के हिसाब से अपना काम नहीं कर रहे। ठीक है ना? हमको कोई एरर या फ्रॉड मिला, हमको मैनेजमेंट बोल रहा है अरे इसको मत लिखो ना रिपोर्ट में, आपको दे देंगे तो 20 लाख रुपये। तो हम बोले हाँ ठीक ही है, 20 लाख आ रहे हैं, नहीं लिखते हैं और क्या है। ऐसे नहीं चलता सर, आप प्रोफेशनल बनिए। तो सीधा सा बात, आपके इंस्टीट्यूट आपके लिए कुछ कोड या प्रोफेशनल बिहेवियर्स के कंडक्ट्स लिखे हुए हैं, उनको प्रॉपर्ली फॉलो कीजिए। ठीक है? इन केस वेयर द कंपनी इज अंडर स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन। देखो ऑडिटर इन्वेस्टिगेशन नहीं करता बेटा, ऑडिटर खाली इंक्वायरी करता है। मेरा काम नजर रखना है या
ओवरऑल चेकिंग है। मेरा काम कंपनी को इन्वेस्टिगेट नहीं करना है, मतलब पहला नजर में हम कभी भी फ्रॉड मान के काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो सर यहाँ पे यही बात बोला कि अगर वो कंपनी पे इन्वेस्टिगेशन आया तो ऑडिटर का ड्यूटी बनता है वो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा उसको असिस्ट करे, क्योंकि देखो बेटा आप और हम ऑडिट किए हैं तो हम लोगों को पता है ना कहाँ क्या प्रॉब्लम है। तो अगर इन्वेस्टिगेशन टीम है, मान लो ईडी का रेड पड़ा, हम जिसको ऑडिट कर रहे हैं उसी के ऊपर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का रेड हो गया जी फ्रॉड को लेके, वो लोग इन्वेस्टिगेट करेगा तो मेरे से उनको जो जो असिस्टेंस चाहिए वो हम उनको करेंगे। तो सर नॉर्मल बातें करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो लोग हमको पकड़ के अंदर डाल देंगे, बोलेंगे तुम भी इन्वॉल्व आओ, पहले तुम्हारा चेकिंग होगा बाद में कंपनी का होगा। तो सर ये पैराग्राफ ना कोई पढ़ के फायदा नहीं था, ये तो करना है, मतलब करना ही पड़ेगा, इसमें कोई ऑप्शन थोड़ी नहीं, चॉइस थोड़ी ना दे रहे हो जो तुमको करना चाहिए, ठीक है सर। ये वाला पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट ले लो सर। क्या है ये ऑडिट कमिटी, क्या होता है सर? बेटा जी नाम से फीलिंग आ रहा होगा ऑडिटर लोग का कमिटी, हाँ बिल्कुल नहीं ये डायरेक्टर्स का हाँ याद आ गया होगा, कभी हम लोग पढ़े हैं जो हाँ, हम यही बोला होगा वापस। जी हाँ तो ये दिमाग में हमेशा रखना बेटा, एग्जाम में कई बार क्या होता है ना बेटा, ऑडिट कमेटी आया लोग ब्ला 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 करके 500 पॉइंट लिखा है, पता चला पूरा उल्टा आंसर था, वो ऑडिटर के हिसाब से लिख के आया जबकि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कमेटी है। देखो कंपनी बोलता है बेटा, कंपनीज एक्ट भी बोलता है और कंपनी खुद चाहे तो भी कर सकते हैं, मतलब कंपनीज एक्ट कुछ टाइप ऑफ कंपनी के लिए बोला, सबके लिए नहीं, लेकिन सब कंपनी चाहे तो रख सकते हैं कि ऑडिटर अपने कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से कुछ लोगों को ऑडिट कमेटी बना दी। लेट्स से मेरे यहाँ 14 डायरेक्टर है, हम उनमें से 5 को उठाया और उनके एक ऑडिट कमेटी बना दिया, ताकि जब ऑडिटर आए तब तक का वेट नहीं हो, वो लोग डे टू डे काम में ऑडिटर की तरह नजर रख सके, चेकिंग कर ले थोड़ा थोड़ा, एक टाइप का इंटरनल ऑडिट कमिटी इंटरनल ऑडिट का टीम बना के देगा, या खुद ऑडिट कमिटी भी ये काम कर सकते हैं, ठीक है सर। किनके लिए कंपलसरी किया गया कि इनमें तो ऑडिट कमिटी होना ही पड़ेगा, मेन तो वही पढ़ना है। तो देखो यहाँ पे वही बोला, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ एवरी लिस्टेड कंपनी एंड सच अदर क्लास ऑफ कंपनीज मे बी प्रिस्क्राइब्ड सेल कंस्टिट्यूट एन ऑडिट कमिटी। तो लिस्टेड कंपनी के लिए तो कंपलसरी कर दिया, उसके अलावा बोला जिस क्लास ऑफ कंपनी को गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगा। द ऑडिट कमिटी शैल कंसिस्ट ऑफ मिनिमम ऑफ 3 डायरेक्टर, जिनमें से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मेजोरिटी होना चाहिए। तो मिनिमम 3, यानी अगर 3 ही है तो इंडिपेंडेंट कितने होंगे? 2, मेजोरिटी तो तभी हो पाएगा ना। हाँ और अगर आप बोले हो कि आप 5 डायरेक्टर रख रहे हो तो 5 में 3 इंडिपेंडेंट होना चाहिए, फिर तो मिनिमम 3 होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आप जितना रखो, ठीक बात है। Every audit committee of the company existing immediately before this act within 1 year from commencement, आपको इसमें इंडिपेंडेंट, देखो पुराना कंपनी एक्ट जो था ना उसमें ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाला पॉइंट नहीं था, तो बोला जो भी ऑडिट कमेटी आपके यहाँ है इस कंपनी एक्ट के चालू होने के पहले से उनको 1 साल का टाइम मिलेगा कि वो लोग ये रूल कंप्लाई कर ले, ठीक है। Every audit committee shall act according with the terms and references specified in writing by the board. इनको क्या टर्म्स एंड कंडीशन होगा, क्या स्कोप होगा इनका काम का, वो सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लिख के दे, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया, क्या क्या लिख के दे। द रिकमेंडेशन फॉर अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट हो या ऑडिटर का रेम्यूनरेशन फिक्सेशन का लोग रिकमेंडेशन देगा, जो बाद में शेयर होल्डर लोग एजीएम में अप्रूव करेगा, ठीक है। वो अड्डा वाला पॉइंट का लास्ट वाला है अपॉइंटमेंट एंड फिक्सेशन ऑफ रेम्यूनरेशन, देखो फाइनलाइज तो शेयर होल्डर करेगा ना, लेकिन रेम्यूनरेशन फिक्सेशन और ऑडिटर का रिकमेंडेशन कौन करेगा? ऑडिट कमेटी। रिव्यू एंड मॉनिटर द ऑडिटर्स इंडिपेंडेंट एंड परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट प्रोसेस, ऑडिटर इंडिपेंडेंट है कि नहीं, ऑडिटर का काम इफेक्टिव है कि नहीं, इसको रिव्यू कौन करेगा और मॉनिटर कौन करेगा? ऑडिट कमेटी। ऑडिटर जो रिपोर्ट देगा
उसको एग्जामिन कौन करेगा, मतलब गो थ्रू कौन करेगा, ऑडिट कमेटी पहले। अप्रूवल और एनी सब्सिक्वेंट मॉडिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन इन द कंपनी विथ रिलेटेड पार्टी, रिलेटेड पार्टी के साथ कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है कंपनी का, तो उसका अप्रूवल करना या उसको चेंज करवाना, ये काम कौन करेगा, ऑडिट कमेटी। स्क्रूटनी ऑफ इंटर कॉर्पोरेट लोन, एक कंपनी दूसरे कंपनी को लोन दे रहा है या एक कंपनी दूसरे कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, इसको स्क्रूटनी कौन करेगा कि ठीक हो रहा है कि नहीं, ऑडिट कमेटी। वैल्यूएशन ऑफ अंडरटेकिंग और एसेट ऑफ द कंपनी, कंपनी का एसेट का वैल्यू निकालना, टाइम टू टाइम चेक करना पड़ता है ना कि मार्केट वैल्यू से बहुत ज्यादा तो नहीं गिर गया ना, रीवैल्यूएशन बेटा। तो जब जब इसका जरूरत होगा कौन करेगा ये काम, ऑडिट कमेटी। इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, कंपनी का इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल और रिस्क मैनेजमेंट इफेक्टिव है कि नहीं, ये कौन चेक करेगा, ऑडिट कमेटी। मॉनिटरिंग द एंड यूज ऑफ फंड रेज थ्रू पब्लिक ऑफर, पब्लिक से शेयर इशू करके पैसा उठाते हैं ना, उसका ठीक से यूटिलाइजेशन हुआ है कि नहीं, इसको कौन मॉनिटर करेगा, ऑडिट कमेटी। द ऑडिट कमेटी मे कॉल द कमेंट ऑफ द ऑडिटर अबाउट इंटरनल कंट्रोल, ऑडिटर जब आएगा चेक करने, वो ये भी तो चेक करेगा कि इंटरनल कंट्रोल ठीक है कि नहीं, तो इसके ऊपर ऑडिट कमेटी उससे रिव्यू मांग सकते हैं कि आप बताइए आपको ठीक लगा कि नहीं ठीक लगा। एक ऑडिटर का और कोई ऑब्जर्वेशन है जो ऑडिटर को लग रहा है कुछ प्रॉब्लमेटिक है, तो वो भी वो बोर्ड पहले ऑडिट कमेटी को बताएगा। ऑडिट कमेटी के पास ये भी अथॉरिटी होगा टू इन्वेस्टिगेट इनटू एनी मैटर रिलेटेड टू द आइटम स्पेसिफाइड ओवर, ऊपर वाले जितने भी पॉइंट बोले गए हैं ना, इनमें अगर ऑडिट कमेटी को लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है गया, तो लोग उसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। द ऑडिटर ऑफ द कंपनी एंड द की एमपी शैल हैव अ राइट टू बी हर्ड इन द मीटिंग, की मैनेजरियल पर्सन और ऑडिट कमेटी, द ऑडिटर ऑफ द कंपनी और की मैनेजरियल पर्सन, इन दोनों को मीटिंग में अपना बात रखने का हक दिया जाएगा। ये कौन ध्यान रखेगा, उनको बोलने दिया गया है कि नहीं, ऑडिट कमेटी। The board report under 134 shall disclose the composition of, जब तुम्हारे कंपनी का बोर्ड रिपोर्ट बनेगा ना, तो वहां पे तुमको बताना पड़ेगा तुम्हारे ऑडिट कमेटी में कौन कौन लोग, और अगर ऑडिट कमेटी का कोई रिकमेंडेशन बोर्ड नहीं माना है तो वो भी उस रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा बात है जो ऑडिट कमेटी बोला था लेकिन कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं माना और क्यों नहीं माना। ये बात बोर्ड रिपोर्ट में अलग से एक डिटेल होके जाएगा पूरा, ठीक है। एवरी लिस्टेड कंपनी और सच क्लास ऑफ कंपनी एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड शैल एस्टेब्लिश अ विजिल मैकेनिज्म फॉर द डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉयज ऑफ द रिपोर्ट एंड जेन्युइन कंसर्न एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। ये बड़ा मजेदार पॉइंट है। देखो ऑडिट कमेटी तो आपके है ही, उसके अलावा कोई भी लिस्टेड कंपनी को अगर लगता है या कोई अदर क्लास ऑफ कंपनी को अगर ये लगता है कि उनको एक विजिल मैकेनिज्म बनाना चाहिए, नजर रखने के लिए एक अलग से टीम, डायरेक्टर लोग के और एम्प्लॉइज लोग के काम के ऊपर, तो वो भी बना सकते हैं वो। कंपनी को अगर लगता है, मतलब या तो लिस्टेड कंपनी या लिस्टेड नहीं है, नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड, उनको भी लगता है तो वो लोग भी तो रख सकते हैं, ठीक है। आखिरी टॉपिक है राइट्स ऑफ दी शेयर होल्डर। कंपनी में शेयर होल्डर का क्या राइट है। पहला बात तो द सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी shall be deemed to have agreed to become member of the company and its registration shall be entered as a member into register of member। पहला बात है मेंबर कौन है वो बताया, कौन है मेंबर। सर वो लोग जो लोग मेमोरेंडम को सब्सक्राइब किए और कंपनी के मेंबर रजिस्टर में अपना नाम डलवाने को रेडी हुए, जब कंपनी रजिस्ट्रेशन हो रहा था तब, वो लोग तो मेंबर है। इनके अलावा एवरी अदर पर्सन who agrees in writing to become a member of a company and whose name is entered into the register of member shall be deemed to be member of the company। सर हम लोगों के जनरली मन में एक फीलिंग आता है कि मेंबर और शेयर होल्डर एक ही तो है। हाँ, मेजोरिटी केस में वही है, लेकिन बेटा मेंबर और शेयर होल्डर में एक फर्क है। शेयर होल्डर मतलब आपके पास कंपनी के शेयर्स आप खरीदे हैं, ठीक है, लेकिन मेंबर मतलब आपका नाम एज ए रजिस्टर्ड में मेंबर के रूप में रिकॉर्ड किया गया। इसीलिए क्या बोला, देखो वो जो सब्सक्राइबर बने हैं स्टार्टिंग में मेमोरेंडम के,
रजिस्ट्रेशन के टाइम में, उनका तो नाम मेंबर रजिस्टर में जाएगा ही जाएगा। उसके अलावा कोई और आदमी राइटिंग में दिया है, ये बात लिख के दिया है कंपनी को कि मेरा नाम भी मेंबर रजिस्टर में डाल दो, सर क्यों सारा शेयर होल्डर का नाम तो मेंबर रजिस्टर में चला जाएगा? बेटा ये बहुत मुश्किल बात है, शेयर होल्डर तो हर टाइम चेंज होते रहते हैं। सर क्यों एक रिकॉर्डिंग डेट रख लीजिए ना, उस दिन जिन जिन के पास शेयर है उनका नाम डाल दीजिए मेंबर रजिस्टर में। बेटा वही नेक्स्ट डे अगर भेज दिया तो मतलब मेंबर्स हो जाएंगे। हाँ अच्छा, नहीं वो अगले दिन वो भेज दिया तो अब तो वो इस हिसाब से तो मेंबर नहीं है, लेकिन रजिस्टर में नाम है उसका, तो सर ये थोड़ा गड़बड़ वाला बात है। मतलब मेंबर के पास शेयर नहीं भी हो सकते? नहीं बिल्कुल होंगे, नहीं तो मेंबर रजिस्टर में नाम ही नहीं जाएगा उनको। ये जो सब्सक्राइबर बने हैं स्टार्टिंग में, ये जो अदर पर्सन का बहुत बोला जा रहा है ना, इन दोनों के पास ऑलरेडी कंपनी का शेयर है, ठीक है। तो यानी सर मेंबर के पास शेयर जरूर होगा, लेकिन हर शेयर होल्डर मेंबर रजिस्टर में नाम हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना। हाँ, it was held that moment the share was allotted and share certificate signed and named entered in the register of the member, the allotee become the shareholder irrespective of the following allotting the received share or not। तो यहाँ पे यही बात बोला कि जिनको शेयर अलॉट किया गया, शेयर सर्टिफिकेट भी दिया गया और मेंबर रजिस्टर में उनका नाम भी एंट्री कर लिया गया, वो आदमी शेयर होल्डर भी बनेगा और वो आदमी मेंबर भी कहलाएगा, ठीक बात। लेकिन a person whose name is not entered into the register of member company cannot be treated as member, भले ही वो शेयर होल्डर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही तो अभी हम बोला था ऊपर आपको कि एक आदमी शेयर होल्डर तो हो सकता है लेकिन मेंबर हो ये जरूरी नहीं है। एवरी पर्सन होल्डिंग शेयर्स ऑफ द कंपनी and whose name is entered as a beneficial owner in the record of the depository, कोई आदमी शेयर होल्ड कर रहा है, मेंबर रजिस्टर में उसका नाम नहीं है, लेकिन डिपॉजिटरी में उसका नाम बेनिफिशियरी के रूप में डाल दिया गया कंपनी की तरफ से, तब भी वो मेंबर हो जाएगा। बेनिफिशियरी मतलब उसको कंपनी में कुछ भी होगा तो उसको बेनिफिट मिलेगा, कंपनी के बिहाफ में वो उसका बेनिफिशियल है, तो ये भी एक मेंबर होने का क्राइटेरिया बना। कोई आदमी एग्रीमेंट किया राइटिंग में और कंपनी का शेयर लिए, रिटर्न एग्रीमेंट करके, तो उसका भी नाम मेंबर रजिस्टर में जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो ये सब क्राइटेरिया अगर होने से आप मेंबर बन जाओगे, ये वाला सब काम का बात नहीं है। यहाँ पे क्या बोला, बिसाइड्स अ पर्सन मे ऑल्सो बिकम अ मेंबर ऑफ अ कंपनी थ्रू द डिपॉजिटरी सिस्टम, thus a person can agree to take share of the company either as a subscriber to the memorandum at the initial stage or of the following manner: subscribe for further or new share, transfer of its share from existing member। अगर कोई कंपनी है तो उसके या तो स्टार्टिंग में सब्सक्राइबर के टाइम में शेयर होल्डर बन गया था तब तो मेंबर हो ही, वो तो ऊपर ही बोल दिया था, है ना, स्टार्टिंग में एट द इनिशियल स्टेज। लेकिन उनके अलावा क्या बोला, अगर कोई एग्जिस्टिंग मेंबर है और वो शेयर किसी के नाम पे ट्रांसफर कर रहा है तो फिर वो आदमी मेंबर बन जाएगा। मतलब आपका नाम ऑलरेडी एज ए मेंबर रजिस्टर में एंटर्ड है और अब आप अपना शेयर किसी को ट्रांसफर कर रहे हो, मान लो मेरा नाम मेंबर रजिस्टर में है और अब हम शेयर अपनी बेटी के नाम पे ट्रांसफर कर दिए, तो मेरी बेटी मेंबर रजिस्टर में आ जाएगी, तो वो भी मेंबर हो जाएगी, ठीक है। कंपनी टेक ओवर का बिडिंग कर रहा था, कंपनी बिडिंग के थ्रू शेयर बेच रहा था, तब भी कोई शेयर लेगा तो वो मेंबर बन जाएगा, ठीक है ना। कोई आदमी डिजीज मेंबर है, मर गया, इंसॉल्वेंट हो गया, तो उसका शेयर किसी के नाम पे तो ट्रांसफर होगा, और अगर वो आदमी का पहले से नाम मेंबर रजिस्टर में था तो जिसको भी वो शेयर मिलेगा वो मेंबर बन जाएगा। तुम्हारे पास कन्वर्टेबल डिवेंचर था कंपनी का और वो डिवेंचर कन्वर्ट होकर शेयर्स बना, ठीक है, एग्रीमेंट के थ्रू, तो तुम्हारा नाम मेंबर रजिस्टर में आ सकते हैं। लेकिन तब तुमसे पूछा जाएगा कि तुम आगे बेचने के प्लान में हो कि मेंबर बने रहने के प्लान में हो, ठीक है। यहाँ पे और कुछ काम का बात नहीं है। यहाँ पे कुछ काम का बात नहीं है।
यहाँ पे बोला है पर्सन इज ए शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी हैज मेनी राइट्स अंडर द एक्ट, सम ऑफ देम आर। क्या क्या राइट आप अगर शेयर होल्डर ऑफ कंपनी के? तो सर सबसे बड़ा बात आपको राइट टू वोट है। आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हो या नॉर्मल जनरल मीटिंग हो, उसमें आपको बुलाया जाने का हक है। आपको जनरल मीटिंग का नोटिस मिलने का राइट है। आपको राइट टू अपॉइंट अ प्रॉक्सी है, अगर मीटिंग में प्रॉक्सी बिठाना चाहते हो अपनी जगह। अगर आप बॉडी कॉर्पोरेट हो, इन केस ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट विच इज अ मेंबर, तो राइट टू अपॉइंट अ रिप्रेजेंटेटिव। अगर आप एक कंपनी हो और दूसरी कंपनी में मेंबर हो, तो आप अपना रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर सकते हो, वही प्रॉक्सी एक तरीके से। लेकिन यहाँ प्रॉक्सी नहीं होगा, वो आपका रिप्रेजेंटेटिव कहलाएगा। ठीक है ना? हाँ सर। कंपनी में कोई भी रिजोल्यूशन पास होगा तो उसका कॉपी आपको मिले, उसका हक है। टू हैव अ सर्टिफिकेट ऑफ शेयर, अगर कंपनी शेयर सर्टिफिकेट बांट रहा है तो जिस दिन आप शेयर खरीदे उसके 2 महीने के अंदर अंदर आपको शेयर मिल जाना चाहिए, सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए। टू ट्रांसफर शेयर्स, अगर कंपनी के आर्टिकल में ये अलाउड है तो आपको दूसरों को शेयर ट्रांसफर करने का राइट है। टू इंस्पेक्ट द रजिस्टर ऑफ द मेंबर एंड रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर, रजिस्टर्स को चेक करने का राइट है और उनका कॉपी भी मांगने का राइट है। कंपनी का मिनट्स बुक को चेक करने का राइट है जनरल मीटिंग का। खाली बोर्ड मीटिंग का मिनट्स बुक चेक नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मीटिंग है सर। ठीक है? अगर आपके शेयर होल्डिंग राइट में कोई चेंजेस कर रहा है कंपनी, तो कोर्ट जाने का हक है आपको। डायरेक्टर को रिमूव करवाने का हक है बाय पासिंग ओवर। कुछ और अदर राइट्स है मेंबर्स के, जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बोला गया। टू इलेक्ट डायरेक्टर एंड दस पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट थ्रू देम, आप डायरेक्टर चूज कर सकते हो जो आपके बिहाफ में कंपनी में ध्यान रखेगा आपके काम का। कंपनी को प्रॉफिट हुआ है कुछ तो डिविडेंड मिलने का राइट है। लेकिन अगेन यहाँ पे एक पॉइंट है, कंपनी डिक्लेयर ही नहीं करे तो नहीं मिलेगा डिविडेंड। अगर आपका ऑपरेशंस किया जा रहा है, ऑपरेशंस क्या होता है? आपका हक दबाया जा रहा है कंपनी में, आपको बोलने नहीं दिया जा रहा है, आपको चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जा रहा है, तो उसके लिए कोर्ट या ट्राइब्यूनल जाने का हक है आपको। अगर आपको लग रहा है कंपनी के अंदर बहुत सारा मिसमैनेजमेंट है तो कोर्ट जाने का राइट है आपको। अगर आपको लगता है इस कंपनी को बंद हो जाना चाहिए, वाइंडिंग अप कर लिए, कोर्ट में अप्लाई करने का हक है आपको। और जब वाइंडिंग अप होगा तो जो एक्स्ट्रा सरप्लस बचेगा उसका बंटवारे का हक है आपको, शेयर्स का हक है आपको। ठीक है? एक छोटा सा टॉपिक है, केएमपी क्या होता है? की मैनेजेरियल पर्सन। तो कंपनी का सीईओ, सीएस, डब्ल्यूटीओ, सीएफओ या फिर एनी अदर ऑफिसर नॉट मोर देन 1 लेवल बिलो द डायरेक्टर हु इज इन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट। कोई ऐसा आदमी जो इन नामों से नहीं है लेकिन डायरेक्टर के सिर्फ 1 लेवल नीचे है, उनको भी केएमपी माना जाएगा। या फिर कंपनी किसी अदर पर्सन को केएमपी का पोस्ट बोलना चाहता है तो बोल सकता है। तो ये था आपका कंपनी लॉ। ठीक, ट्राई करेंगे 1 क्लास, नहीं तो मैक्स टू मैक्स 2 क्लास और एथिक्स खत्म कर लें। तो क्या होगा अपना एथिक्स और वो कंपनी लॉ पूरा खत्म। फिर फैक्ट्रीज एक्ट बचेगा केवल खत्म करने की। मेनली ऊपर वाला पार्ट तो ध्यान रखिए, मेन फैक्ट्रीज एक्ट काम। अकाउंट्स में कुछ डाउट है तो अभी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।